हेलो बच्चों। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं यानी एक दूसरे से मिलती हैं, तो जिन पॉइंट्स पर वो मिलती हैं उन सभी जगहों पर एनर्जी का यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण। और प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस की वजह से जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव मिलता है उसके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग डिफाइन किए थे और वो आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक, जहां a1 और a2 क्या है, a1 और a2 क्या है, एम्पलीट्यूड्स थे। क्या थे? एम्पलीट्यूड्स थे यानी आयाम थे। और फाई क्या था? फाई था कलांतर। फाई क्या था? कलांतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है। और कलांतर यानी फाई और पथांतर यानी जब दो वेव हमने बताया था कि मान लीजिए S1 से एक वेव निकल रही है, ऐसे आ रही है, एक S2 से वेव निकल रही है, वो ऐसे जा रही है। ठीक, S1 और S2 से जाने वाली वेव जहां आपस में मिलेंगी, जिस भी पॉइंट पर वो क्या होंगी, आपस में इंटरफेयर करेंगी, उस पॉइंट पे S1 से P तक मान लीजिए डिस्टेंस चला x और S2 से P तक डिस्टेंस चला x प्लस डेल्टा x। ठीक, तो इन दोनों पाथ के बीच में क्या है? पथांतर है यानी पाथ डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपस में कैसे रिलेटेड है? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स से। ठीक है, ये फेज डिफरेंस है और ये पाथ डिफरेंस है। ये आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। और इस स्थिति में या इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, अगर हम उसमें सब में k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई के फॉर्म में आता है। ठीक, ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, जब कभी भी दो लाइट रेज आपस में इंटरफेयर करती हैं, मिलती हैं, तो क्या होता है, उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। और वो फेज डिफरेंस डिपेंड करता है किस पर? पाथ डिफरेंस पर। ऑब्वियस सी बात है कि पाथ डिफरेंस कुछ भी हो, फेज डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो, ऑब्वियस सी बात है जो cos थीटा होगा यानी cos फाई की वैल्यू होगी, उसकी दो वैल्यूज संभव है। क्या क्या? या तो फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा, मतलब cos फाई कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, या तो cos फाई कैसा होगा? निगेटिव होगा। या तो cos फाई पॉजिटिव होगा या तो cos फाई निगेटिव होगा। अगर cos फाई पॉजिटिव होगा तो जो परिणामी तीव्रता है यानी I, वो I1 और I2 के सम से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इतना ऐड हो रहा है ना। क्लियर हुआ? तो अगर पॉजिटिव हुआ तो परिणामी यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 और I2 के सम से क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर cos फाई निगेटिव है तो I1 की वैल्यू I1 और I2 के जो डिफरेंस है यानी सम है उससे क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती है जितनी की दोनों लाइट वेव्स की होती है, सम के बराबर होती है, ऐसा नहीं होता है। या तो इंटेंसिटी घट जाती है या तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। दोनों केस में इस फेनोमेनन को यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कहीं घट रहा है कहीं पे बढ़ रहा है। तो कुछ जगहों पर जिनके लिए cos फाई पॉजिटिव होगा वहां इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और कुछ जगहों पे जिनके लिए cos फाई निगेटिव होगा वहां इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, अब हमें यह देखना है
कि अगर cos फाई पॉजिटिव होता है तो अधिकतम कितना हो सकता है, और अगर cos फाई निगेटिव होता है तो मिनिमम कितना हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस के दो स्पेशल केसेस हैं। कौन कौन से, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण यानी कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां लाइट वेव्स सेम फेज में मिलती हैं, और सेम फेज यानी समान कला में मिलती है, और जिन जगहों पे समान कला में फेज किरणें मिलेंगी यानी तरंगे मिलेंगी, उन जगहों पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस टाइप के इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम मिलती है, इसीलिए उन पॉइंट्स का नाम क्या रखा जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम जहां मिल रही है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हिंदी में कहेंगे उच्चिष्ठ। उच्चिष्ठ। तो जिन पॉइंट्स के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमा यानी उच्चिष्ठ। और ये कहां होगा, ये वहां होगा जहां सेम फेज में लाइट मिले, जिसमें लाइट क्या मिले, सेम फेज में मिले। सेम फेज का मतलब कि अगर क्रेस्ट मिल रहा है तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलना चाहिए, यानी स्ट्रिंग से स्ट्रिंग मिलेगा। और अगर ट्रफ मिल रहा है तो ट्रफ से कौन मिलेगा, ट्रफ मिलेगा, यानी कि गर्त से गर्त मिलेगा। ठीक, अगर श्रृंग से श्रृंग या गर्त से गर्त मिलता है तो सेम फेज में मिलेगा, और जहां सेम फेज में मिलेगा वहां लाइट की इंटेंसिटी अपने आप अधिक हो जाएगी, और उन पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वो जो इंटरफेरेंस हो रहा है उस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी बात क्लियर है। तो चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि लाइट को कैसे मिलना चाहिए, सेम फेज में। तो अगर हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेक करें तो देखिए, फॉर मैक्सिमा, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, उच्चिष्ट के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। और जब cos फाई की वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए तो कब होगी, जब फाई 0 डिग्री हो, यानी रेडियन में लिखें तो 0 रेडियन हो। एक चक्कर पूरा गोल घूम के आएंगे तो उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी फाई की वैल्यू 2 पाई हो, या फिर एक चक्कर 4 पाई हो, या 6 पाई हो। इस तरीके से तो कह सकते हो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, यानी समगुणज होना चाहिए। समगुणज होना चाहिए, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n पाई। अब ध्यान दीजिए, अगर फाई की वैल्यू 2n पाई है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स इस इक्वेशन से निकल सकता है, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। तो अगर हम फाई की ये वैल्यू यहां रख दें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स होना चाहिए लेमडा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आया, n लेमडा। यानी मेरा पाथ डिफरेंस यानी पथांतर कितना होना चाहिए, पथांतर होना चाहिए तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणज n टाइम्स, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। जहां जहां पर होगा वहां वहां पे, जहां जहां के लिए जिन जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा वहां वहां हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आई बात।
अब अगर मैक्सिमम मिलेगा तो उस मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, और उस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये डेफिनेशन में से जो आपको समझ में आए वो नोट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये सारी कंडीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन ध्यान रखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू हैपन द लाइट रेज मस्ट मीट इन सेम फेज, दैट मीन्स दे शुड बी मीटिंग फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। उन्हें श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिलने चाहिए, कब, जब संपोषी व्यतिकरण होना हो। जिन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण होता है उन बिंदुओं को कहते हैं मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट। और जहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पे जो तीव्रता होगी वो उनके योग के तीव्रताओं के योग के वैल्यू से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई की वैल्यू 1 कर देते हैं मैक्सिमम के लिए, तो फाई होना चाहिए 2n पाई यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पथांतर होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है इतनी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आते हैं कि एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो ये सब भी मैं मिटा ही दे रहा हूं। अब आपको याद रखना है क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन करते समय इन सब चीजों की तुरंत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए फिर से एक बार। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए 1। इसका मतलब है कि फाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई और डेल्टा x की वैल्यू होनी चाहिए n लेमडा। ठीक, जब ऐसा होगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 और cos फाई कितना हो गया इंटू 1। तो ये हो गया a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2 a1 a2, दैट मीन्स a1 प्लस a2 का क्या, होल स्क्वायर। तो a मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिराइवेशन हो गया किसके लिए, ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए अगर इंटेंसिटी चेक करना हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I1 बराबर I प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस केस में cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। cos फाई की वैल्यू 1 यहां रख दीजिए, वी विल गेट I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1। आप इसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 2ab के फॉर्मेट में है तो इसको भी लिख देते हैं अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई, ये आ गई। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, I मैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। समझ में आया ये बात, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्तें। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए इंटरफेरेंस कैसा हो, डिस्ट्रक्टिव हो। कैसा हो,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी जहां पे लाइट मिनिमम होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे हमको मिनिमम लाइट मिलती होगी वहां क्या होता होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। तो जिन पॉइंट्स पे विनाशी व्यतिकरण होगा वो क्यों होगा और कब होगा। तो सिंपल, विनाशी व्यतिकरण उन्हीं पॉइंट्स पर होता है जिन पॉइंट्स पे जो वेवलेट्स है यानी वेव्स है लाइट की, वो आपस में अपोजिट फेज में मिलती हो। कहाँ मिलती हो, अपोजिट फेज में। कहाँ मिलती हो, अपोजिट फेज में मिलती हो, यानी विपरीत कला में मिलती हो। विपरीत कला का मतलब क्रेस्ट से मिल रहा है ट्रफ, या उल्टा कर लें तो पहले के ट्रफ से मिल रहा है दूसरे का क्रेस्ट, यानी स्ट्रिंग से मिल रहा है गर्त, या फिर गर्त से मिल रहा है स्ट्रिंग। तो 180 का कलांतर होगा, फेज डिफरेंस होगा, और 80 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में, यानी कि हमारा cos फाई होना चाहिए -1। cos फाई -1 तब होता है जब फाई या तो पाई हो यानी 180 डिग्री, या इसका मल्टीपल हो। कौन सा मल्टीपल, 2 पाई से ऐड करते हुए। तो पाई में 2 पाई ऐड किए, कितना आ गया, एक चक्कर बाद 3 पाई, फिर एक चक्कर ऐड किया यानी 2 पाई, तो हो गया 5 पाई, फिर इसी तरीके से 7 पाई। तो हम कह सकते हैं ये क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। लर्न करिए कैसे, इवन बैलेंस्ड होता है वहां संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव। ऑड अनबैलेंस्ड होता है, एक तरीके से ऑड चीज क्या है, अनबैलेंस्ड होती है, ना इधर ना इधर, बीच में। तो अगर ऑड है तो ऑड के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरीका है याद करने का। अगर इवन है तो कंस्ट्रक्टिव, ऑड है तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जिसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2n-1 इंटू पाई। जैसे अगर हम n की वैल्यू 1 कर दें तो 2 1 जा 2 -1 1 पाई, 2 रख दें तो 2 2 जा 4 -1 यानी 3 पाई। इस तरीके से फाई की वैल्यू निकलेगी। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई का वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई पथांतर। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, लेमडा बाई 2 पाई 2n-1 इंटू पाई। पाई से पाई कट गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, मतलब अंदर चला गया डिवीजन में। तो हम बचेंगे क्या, बचेगा क्या, n-12 लेमडा, n-12 लेमडा, n-12 लेमडा। वहां क्या था n लेमडा, यहाँ क्या है n-12 लेमडा। इसका अर्थ है कि जब हम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 रखते हैं, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो n लेमडा यानी कि n गुना होना चाहिए लेमडा के। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो n गुना नहीं होगा, 1/2 3/2 5/2 7/2, यानी कि कह सकते हैं कि आधा आधा, यानी डेढ़ का फॉर्मेट चला, आधे आधे यूनिट का सिस्टम चला, यानी 1 के बाद 1 का आधा, ठीक, फिर 3 का आधा, फिर 5 का आधा। तो इस फॉर्मेट में चलेगा कौन, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान रखना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या हो गई, पाथ डिफरेंस की ये और फेज डिफरेंस की ये। क्लियर। अब आते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस फॉर्मेट में आए तो कैसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो आप पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने नोट्स बनाया होगा तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक लाइन खींच के कॉपी में पहले कंडीशंस में कंपेयर कर लीजिए, फिर इस तरीके से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया डन। अब आइए देखिए, अब आते हैं कि वैल्यूज क्या क्या होंगी। अब आते हैं कि वैल्यू क्या क्या होगी, इंटेंसिटी क्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1,
इसका मतलब हुआ कि फेज डिफरेंस होना चाहिए कितना 2n-1 इंटू पाई, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए n-12 लेमडा। इनमें से कोई एक वैल्यू याद कर लेना है, और याद भी नहीं करें तो भी चल जाएगा। लॉजिकल बात है कि cos फाई की मिनिमम वैल्यू होगी -1, और जब cos फाई की मिनिमम वैल्यू होगी तभी तो हमारा इंटेंसिटी मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई की जगह -1, तो हम लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, जिसे हम लिख सकते हैं a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर ऑफ मिनिमम। तो अगर हम चाहें तो स्क्वायर रूट लेके और मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सीधे सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स के इक्वल है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड सीधे डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड्स के इक्वल है। इसका अर्थ हुआ कि अगर दो लाइट रेज ऐसी हैं जिनकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब कि जहां लाइट रहेगी पूरी तरह से रहेगी, जहां लाइट नहीं रहेगी वहां बिल्कुल ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न तब मिलेगा जब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी आइडेंटिकल हो, यानी सेम हो। क्यों? तब हमको कंट्रास्ट अच्छा मिलेगा। पॉजिटिव मतलब जहां लाइट अच्छी है वहां पूरा एक जैसा साफ स्पष्ट मिलेगा, और जहां लाइट नहीं है यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी, तो आपको पूरा क्लियर रहेगा कि यहाँ लाइट है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है। इसका कहते हैं कि कंट्रास्ट अच्छा होगा। ठीक, ये हो गया एम्पलीट्यूड। और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकलेगा? तो सिंपल I1 I2 2 I1 I2 -1, तो I1 प्लस I2 -2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू कितना रख दिया? -1। इससे क्या हुआ? इससे ये आया अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, जैसे पिछले फॉर्मेट में हम लोगों ने किया था। तो हमारे मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आया? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का एक कंपैरिजन है, जिसमें आपको फाई की वैल्यूज का कंपैरिजन, डेल्टा एक्स की वैल्यूज का कंपैरिजन, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन, और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का कंपैरिजन आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती हो आपको तो जरूर लाइक और कमेंट किया करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए, जिससे हमको फायदा होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन होगा, और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर यह चमक रहा हो तो अब ले लीजिए। क्लियर है? हो गया? ठीक, अब हम आते हैं कि इस पे क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे बोर्ड पेपर में या मेंस में या नीट में, क्या सवाल आए हुए हैं, किस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, अगर नहीं याद हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला सीट बनाइए। फॉर्मूला सीट में आपको चैप्टर के एंड में एक साथ बना के दे दूंगा फिर से, लेकिन अभी के लिए आपको खुद ही बनाना होगा। ठीक है, देखिए बच्चों,
ये क्वेश्चन है, टू लाइट वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड A0 एंड इंटेंसिटीज I0, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड A0 और दोनों का इंटेंसिटी है I0, आर इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर, आपस में क्या कर रहे हैं, व्यतिकरण कर रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज, माने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अधिकतम और न्यूनतम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड यानी तीव्रता और आयाम क्या क्या होंगे वो निकालना है। फिर कह रहा है अगर वो आपस में फाई फेज डिफरेंस यानी कलांतर से मिलते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा वो भी ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, दोनों का वेवलेंथ सेम है यानी A1 और A2 सेम है और उसकी वैल्यू है A0। इसी प्रकार I1 और I2 सेम है और उसकी वैल्यू है I0। पहले क्या कह रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर था ना। तो अगर A1 A मैक्सिमम का स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर यानी A0 प्लस A0, A0 प्लस A0 का होल स्क्वायर यानी A मैक्स इक्वल टू हो गया कितना, सीधे सीधे 2A0, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, दोनों वेव्स के सम के इक्वल होगा। यानी अगर दो वेव आपस में इस तरीके से आपस में मिलते हैं सेम फेज में और दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ A0 प्लस A0 यानी A0 प्लस A0 यानी ट्वाइस ऑफ A0। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ठीक, अब देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया और क्या कह रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालिए। तो हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 पूरे का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 अंडर रूट I0 जो हो जाएगा ये भी I0। तो I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 यानी कि 4 I0, कितना आएगा 4 I0, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आई 4 I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आई 4 I0, यानी कि दोनों का मिलके 2 ही हो रहा है और लाइट कितनी मिलेगी 4 टाइम्स ऑफ I0। क्लियर है, 4 टाइम्स ऑफ यानी एक लाइट के इंटेंसिटी का 4 गुना रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब लाइट एडेड टू लाइट कैन क्रिएट मोर लाइट, हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालें। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, उसका स्क्वायर बराबर था A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दोनों आपस में इक्वल है तो नेट हो गया 0। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो गया 0। हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी 0। इसका अर्थ हुआ कि जहां लाइट मिलेगी सेम फेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई और जहां इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने की वजह से होगा वहां इंटेंसिटी 0 आएगा, यानी वहां कंप्लीट डार्क होगा और यहाँ कंप्लीट ब्राइट होगा। इसीलिए कहते हैं कि इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का अल्टरनेट पैटर्न मिलता है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इस पार्ट का। अब आएंगे सेकेंड पार्ट के लिए। आल्सो फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट व्हेन दे मीट विथ फेज डिफरेंस ऑफ 5। जिस पॉइंट पर 5 फेज डिफरेंस से मिलेंगे वहां पर क्या होगा। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हिस्सा मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए अब क्या करें,
अब आते हैं किस पर, ऑल्सो फाइंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट व्हेन दे मीट विथ फेज डिफरेंस। तो हम लोग को पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आई इक्वल टू आई नॉट, यानी आई फॉर्मूला क्या, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ठीक, प्लस 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू और इंटू कॉस 5। तो हमारा आई वन की जगह आई जीरो, आई टू की जगह भी आई जीरो, 2 अंडर रूट आई वन की जगह अंडर रूट आई जीरो अंडर रूट आई जीरो, 2 की जगह भी और कॉस 5, जो हो जाता है 2i0 प्लस 2i0 कॉस थीटा कॉस 5। 2 और आई नॉट को क्या ले सकते हैं, 2 और आई नॉट को कांस्टेंट, 1 प्लस कॉस 5 बचा, क्या बचा, आई इक्वल टू 1 प्लस कॉस 5। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए मैथमेटिक्स कैसे, वी कैन राइट 1 टू बी इक्वल टू कॉस 5/2 माइनस 5/2। कैसे, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं cos 0 और 0 हो गया 5/2 माइनस 5/2। कहोगे सर ये क्यों कही, आगे इसलिए क्योंकि cos 5 को भी हम लिख सकते हैं cos 5/2 प्लस 5/2, जो हो जाएगा 2/5, 2 5/2 यानी 2 यानी cos 5। इससे क्या फायदा होगा, तो पहले लिख के देख लेते हैं। तो 2i0 और इधर 1 की जगह लिखे cos 5/2 माइनस 5/2, ठीक, और प्लस cos 5 की जगह लिखे cos 5/2 प्लस 5/2। अब देखिए ध्यान से, ये है cos a माइनस बी और ये है cos a प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b, प्लस है तो माइनस लगेगा साइन ए और साइन बी। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा और नीचे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट पर हम इस चीज को और एक्सप्लेन करें तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। 2i0 हो गया, ठीक है, cos a cos b यानी cos 5/2 फिर इंटू cos 5/2, माइनस साइन है तो प्लस लगेगा, प्लस साइन 5/2 इंटू साइन 5/2। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ये हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a यानी cos 5/2 cos b यानी cos 5/2, प्लस था इसमें, इस टर्म में प्लस है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला, मतलब ये ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस साइन a यानी 5/2 इंटू साइन b यानी 5/2, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे साइन 5/2 साइन 5/2 और माइनस साइन 5/2 साइन 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा cos स्क्वायर 5/2 प्लस cos स्क्वायर 5/2 यानी 2 cos स्क्वायर 5/2। तो हम लिख सकते हैं कि i इक्वल टू बचा 2i0 इंटू ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 और 2 कितना हो गया 4i0 cos स्क्वायर 5/2। तो हमारे इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया जो चाहिए था, कि किसी ऐसी जगह जहां फेज डिफरेंस 5 हुआ और इंटेंसिटी सेम है तो रिजल्टेंट आएगा 4i0 cos स्क्वायर 5/2। जैसे जब मैक्सिमा था तो 5 की वैल्यू 0 थी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई 4i0, याद है। और जब मिनिमा था तो 5 की वैल्यू 180 हो गई, 180/2 90 हो गया, cos 90 0 होता है तो इंटेंसिटी भी 0 हो गई। तो अगर आप सीधे यही फॉर्मूला याद करें तो मैक्सिमा मिनिमा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से निकाल सकते। क्लियर है, बात समझ में आई। तो किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का इतना गुना cos स्क्वायर 5/2 गुना इंटेंसिटी होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर 5/2 गुना, कितना गुना, कॉस स्क्वायर 5/2 गुना इंटेंसिटी होता है। किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर 5/2 गुना होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सपोज कर लेते हैं 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर ले लीजिए। देखिए बच्चों,